ये वही राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 149 सीटें हासिल की और ये वही राज्य है जहां पर 27 सालों से ऐसा सूखा पड़ा कि कमल को मुरझा देने की ख्वाहिशें आप लोग अक्सर पालते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना ऐसा हाल क्यों बना रखा है गुजरात में? देखिए, गुजरात में बात तो सही है कि पिछले 27 साल से हम चुनाव नहीं जीत सके हैं। पिछली बार हम जीतते जीतते रह गए। कुछ कमियां थी, इंटरनल कमियां थी, कुछ हमारी जो दिल्ली से जो नियंत्रण होता था उसमें कुछ कमियां रही थी। अब उन सारी चीज़ों को हमने दुरुस्त किया है। एक अलग टाइप का कैंपेन चल रहा है। शायद बड़े नेता आपको यहाँ दिख नहीं रहे हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस का कैंपेन अब जिसके पिछली बार जैसे हुआ था वैसे नहीं है। हम अलग तरीके से लड़ रहे हैं कैंपेन। पूरी पार्टी लड़ रही है, हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे और धीरे धीरे जैसे कुछ 2-4 दिनों में दिग्गज नेता भी आएंगे। लेकिन हमने अपना घोषणा पत्र रिलीज कर दिया है, चार्जशीट रिलीज कर दिया है। 27 साल में और विशेषकर पिछले 5 सालों में जिस तरह की सरकार चली है, जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी को अपनी सरकार को कई बार बदलना पड़ा, कई बार मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। और मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में पहली बार पूरा की पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित आपने कचरे की टोकरी में डाल दिया और स्वीकार किया कि हम असफल रहे हैं। और एक तरह से जनता से वो माफी थी, चाहे उन्होंने शब्दों से नहीं मांगी थी, लेकिन हमने कृत्यों से माफी मांगी थी कि हमारी गलती हो गई, हमें नहीं जम रहा है यहाँ पे, हम किसी और को ट्राई करेंगे। वो माफी मांगते हैं, जनता माफ कर देती है उनको। अब देखिए, अब तक तो किया, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता क्यों मौका दी? आप बोल रहे हैं कि एक अलग तरह का मौन कैंपेन चल रहा है। नहीं, मौन लोगों को कहां समझ में आता है? नहीं, मौन नहीं, कैंपेन डोर टू डोर चल रहा है। कैंडिडेट अपनी कैंपेन कर रहे हैं। मीडिया के पे काफी स्ट्रांगली हमारा प्रेजेंस है, सोशल मीडिया में प्रेजेंस है। बस हाँ, अभी जो आला नेता है वो अभी तक नहीं आए हैं। 1-2 दिनों में आने की उम्मीद है और शुरू हो जाएगा। फिर जिस तरह से हम परिचित हैं में कैंपेन, हाई प्रोफाइल कैंपेन जैसे मोदी जी करते हैं, बड़ी सारी सभाएं, उस तरह का कैंपेन भी होगा। ये नहीं कि नहीं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को देखकर ऐसा लगता है कल गणित की परीक्षा है, लेकिन वो 1 महीने बाद होने वाले हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा चली है, वो तो चुनावी राज्य थे नहीं। आपने 2017 में कमाल का प्रदर्शन, 3 दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटें हासिल की थी। जी हाँ, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का पूरा गुड़ा गणित बिगाड़ने की तैयारी में बैठी हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो वोट काटने के लिए हर राज्य में काम कर रही है। वो बीजेपी की बी टीम है, उसकी तो हम चर्चा हम नहीं करेंगे, आप अवश्य करिए। लेकिन सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा और चुनावी राजनीति का कोई संबंध नहीं है। मैं पहले बताना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा ये देश की एक अनोखी यात्रा है, अनोखा कार्यक्रम है, जो मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर किसी राजनीतिक दल ने या बगैर राजनीतिक दल ने कोई ऐसी अटेम्प्ट किया होगा। और यह है एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार चल रही है, 8 साल से हमने देख लिया है कि हमें जनतंत्र के बचने का खतरा लग रहा है। संविधान रहेगा कि नहीं, उसकी आशंका है और हम एक तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। और उससे वातावरण जो दूषित हुआ है, जो द्वेष का वातावरण बना हुआ है, वो चुनाव जीतने के लिए आप आपसी झगड़े करवा रहे हो। बीजेपी की हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको हम लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं, ये छोड़ के आप भारत को एक होना चाहिए, भारत को जुड़ जाना चाहिए। भारत को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है उसे हमें अलग राजनीति करनी चाहिए। आप भारत जोड़ो कैंपेन चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी टूटती हुई चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के 20 ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उसमें से कई 2017 में चुने गए विधायक रहे। देखिए, आपको अंदाजा है कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हो रहा है गुजरात में? देखिए, गुजरात की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरी देश की बात कर रहा हूं। आपने कर्नाटक की राजनीति देखी, वहां पे कांग्रेस की जीती हुई सरकार किस तरह से तोड़ दी गई। ऑपरेशन कमला जिसको बोला जाता है, ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश पे कैसे प्रयोग हुआ। मेरे राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, हमने कभी नहीं देखा था। जो आजकल वहां पे बातें चलती है, आपने सुनी होगी, 50 खोखे की बात चल रही है। आप ईडी का, सीबीआई का, एनआईए का, सारी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आप लालच दे रहे हो लोगों को पदों के।
क्या क्या नहीं करके सरकारें तोड़ रहे हो, जो गुजरात में भी हुआ है, चुने हुए हमारे एमएलए को तोड़ा गया है। अब इस तरह की राजनीति जनता नहीं स्वीकार करेगी, हम मानते। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनको रातों रात खबर नहीं होती है। मैं महाराष्ट्र पे लौटूंगी, लेकिन उसके पहले गुजरात पर ही रहते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी, आखिर ऐसी क्या वजह रही 77 सीटें आप लोगों ने जीती थी, और पिछली बार बीजेपी के लिए आखिरी वक्त तक यह कहना मुश्किल हो गया था कि चुनाव हम कितने मार्जिन से जीत रहे हैं या क्या स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी ने लंबी चौड़ी चुनावी कैंपेन यात्रा यहां पर निकाली थी, मंदिर मंदिर भी वो गए थे, और पहली बार कांग्रेस ये भी गिनाती हुई नजर आई थी कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है इसी गुजरात में। लेकिन इस बार राहुल गांधी पूरी तरह से नदारद रहे। जब आपके बड़े नेता नहीं आएंगे और यहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम दिग्गजों की मौजूदगी होगी, तो जनता पूछेगी नहीं आप लोगों से? देखिए, ये चुनाव गुजरात को ऐसे पराया क्यों करके रखा है? देखिए, ये चुनाव गुजरात की जनता लड़ेगी, ये चुनाव गुजरात की कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, ये चुनाव गुजरात के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे, और चुनाव हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। देखिए, कोई बड़ी सभा होती है, नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी भीड़ इकट्ठे करते, सभा देते, लेकिन उससे गवर्नेंस पे क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए क्या हाल है, महंगाई, बेरोजगारी, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं, आप पुतलों की बात कर रहे हैं, मूर्तियां बड़ी बड़ी बना रहे हैं, लेकिन जनता के जो बुनियादी सवाल है, क्या उन पे कोई विचार कर रहा है? आपको खुद अपनी सरकारें बदलने पड़ रही है, 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। क्या गुजरात की जनता ये नहीं चाहती कि इतने साल के बाद हमें एक अच्छा प्रशासन मिले, हमारी जनता की जो बुनियादी जो हमारी समस्या है उससे बात करो? क्या युवा त्रस्त नहीं है? क्या महंगाई से लोग त्रस्त नहीं है? आप मोरबी जैसी दुर्घटना घटती है, कोविड का हैंडलिंग है, क्या आपको बहुत गर्व है जिस तरह से कोविड का हैंडलिंग हुआ है? 4 लाख लोग मर गए, किसी को मुआवजा नहीं मिला है। किस तरह की सरकार चल रही है? आपने जब भी कोई दुर्घटना घटती है आप एसआईटी बना देते हैं। एक भी एसआईटी की अंतिम कोई रिपोर्ट आई है? किसी को कोई सजा हुई है? मोरबी के दुर्घटना में जो असली गुनहगार है उन तक सरकार पहुंचेगी? देखिए, ये क्रोनी कैपिटलिज्म का वर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सारा जो वहां पे गुजरात में घट रहा है। आप लोग भी तो घेर नहीं पाते हैं ना। मोरबी जैसी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप लोग आरोप लगाते हैं कि जो बड़ी मछली है वो पकड़ में नहीं आई, तो विपक्षी दल भी तो घेर नहीं पाते हैं ना। वो आराम से देखिए, वहां पर एक ऐसा नेता जो उसी नदी में छलांग लगाकर लोगों को बचाता है और फिर मोरबी से उसको बीजेपी अपना उम्मीदवार बना देती है ताकि लोगों का गुस्सा कम हो जाए और वो उसमें कामयाबी हासिल करती है। देखिए, कितनी भी लोगों की समस्या हो, कितना ही दुख हो, बीजेपी हमेशा उस पर राजनीति देखती है। क्या जनता को जो वहां पे 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, निरपराध बच्चे हैं, जो 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारजन है, क्या उनको अधिकार नहीं है कि जिसके कारण ये दुर्घटना घटी उस तक पहुंचा जाए, उसे सजा मिलनी चाहिए? क्या असली गुनहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए? हम गुजरात की जनता से पूछ रहे हैं कि क्या गुजरात सरकार ने असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश की है? कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। किसकी हुई है? आप जरा बताइए, किसकी हुई है? क्या छोटे छोटे जो टिकट बेचने वाला है, कोई इंस्पेक्टर, उसकी गिरफ्तारी करेंगे? कोई म्युनिसिपल छोटा सा अधिकारी होगा? क्या बड़े लोगों की गिरफ्तारी, जो असली गुनहगार है, क्या उन तक सरकार पहुंचे या सरकार पहुंचना चाहती है क्या? क्योंकि मैंने जो कहा था, क्रोनी कैपिटलिज्म, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या उस कंपनी को कोई एक्सपीरियंस था? लेकिन मुनाफा कमाने के लिए जो बड़े गुनहगार हैं उन तक सरकार नहीं पहुंचना चाहती। नहीं, कभी नहीं। क्या वजह है? देखिए, वो लट्ठा कांड हुआ था कुछ दिन पहले, उसके बाद पहले कई और 5 से 6 एसआईटी बनी हुई गुजरात में, कई सालों पहले हुई थी। एक एसआईटी का कोई अंतिम फैसला हुआ है क्या? अब मैं 2002 की घटना पे नहीं जाता, वो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन एक भी एसआईटी ने कोई फैसला सुनाया है कि जिससे लोग संतुष्ट हो कि हाँ सही गुनहगार तक पहुंचा, उसको चाहे 2 दिन की सजा हो, लेकिन कानूनी तौर को उसको गुनहगार मान के उसका सजा हो। क्या हुआ है? क्या नहीं होगा गुजरात में कभी? कैसे लोग विश्वास करें गुजरात की बीजेपी सरकार पर? मोरबी वाले मामले में आपको लग रहा है कि बीजेपी घिरी हुई है और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है चुनाव का? देखिए, लोगों के दुख से राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? जिस तरह से गुजरात में 2-3 लोगों का सारा, मतलब देश में ही चल रहा है, 2-3 लोग बहुत बड़े अमीर बन रहे हैं और दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में, भारत की भूख इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। गरीब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोग भूखे तरस रहे हैं, मर रहे हैं।
किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ लोग, चंद लोग दुनिया में 2-3-4 साल में एकदम दुनिया के सबसे रईस लोग बनते हैं। ये इनइक्विटी जो इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ आप लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही है? बीजेपी के ऊपर देखिए, 2012 के बाद से अगर चुनावों पर हम नजर डालें तो बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला गया। 2014 वो जीती, 2019 ज्यादा बड़े मार्जिन से जीती, 303 सीटें लेकर आई, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत। नरेंद्र मोदी इसी गुजरात से हैं। गुजरात की 26 लोकसभा की सीटें उनके नाम पर वोट करने चली जाती है और इस बार भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मोदी के नाम पर ही यहां के चुनाव हो। देखिए, बीजेपी चाहती है कि ये प्रेसिडेंशियल चुनाव हो, एक चेहरा, दूसरा चेहरा, तीसरा चेहरा, जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। मोदी की कार्ड नहीं है ना आपके पास? नहीं, लेकिन कोई चेहरा ही नहीं है। देखिए, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देश की राजनीति को व्यक्ति विशेष या कोई भड़काऊ मुद्दा, कोई जो जिसे धर्म का इस्तेमाल करना, इस तरह के मुद्दे से हटके हम लोगों की रोजी रोटी के जीवने के सवाल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये शायद देश में भी बदलाव आया नहीं है, अभी भी लोग बहकावे में आ जाते हैं। कोई बालाकोट जैसा मुद्दा बन गया तो चुनाव फिर जाता है लेकिन उससे क्या लोगों को रोजी रोटी मिलेगी? क्या बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलेगी? क्या किसान आत्महत्या करना बंद कर देगा? किसान को उचित मूल्य मिलेगा? ये बातों पे चुनाव लड़ना आवश्यक है, जिसकी कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है कि मुद्दों पे हम लड़े। आप बिल्कुल साफ बात है, स्वयं नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया एक तरह से कि हमारी गुजरात की राज्य सरकार फेल हो गई है। आप बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हो, आप पूरी की पूरी कैबिनेट बदल रहे हो, उनको टिकट तक नहीं दे रहे हो। उन्होंने तो गिराया है ना, आनंदीबेन पटेल की उम्र हो गई थी, बीजेपी में वो परिपाटी है, 75 साल के बाद वो नहीं रखते हैं। विजय भाई रूपाणी ने 5 साल पूरे किए, इनको पिछले ही साल बनाया गया। जी हाँ, फिर नरेंद्र मोदी जी ने भी कितने साल पूरे किए हैं? उनको ही नहीं हटना चाहिए फिर? अपने खुद हट जाए कि मेरे 5 साल पूरे हो गए। ये कहां से नियम निकाला आप? कभी 5 साल बीजेपी गिना रही है। हाँ, तो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के बारे में गिनाए, अमित शाह जी के बारे में गिनाए, कितने साल हो गए बताइए? क्या 5 साल के बाद हटाएंगे उनको? जो चुनावी विश्लेषक हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री को बदल देने से जो सत्ता विरोधी लहर या फिर जो नाराजगी है उसको बीजेपी कम कर पाने में गुजरात में सफल रही है। इसका मतलब सत्ता विरोधी वेव है जो जिससे बीजेपी डर रही है, उससे बचने के लिए कुछ उपाय सोच रही है। उसमें से एक उपाय है कि मुख्यमंत्री को बदला जाए, पूरे कैबिनेट को फेंक दिया जाए। क्या गुजरात की जनता स्वीकार करेगी? ये पता चलेगा कुछ मोदी दिनों में। के नाम पर वोट डालती है ना गुजरात की जनता। तो देखिए, अगर बीजेपी को देती आप है कहे तो देश की जनता भी डाल रही है। 303 अगर लोकसभा में सीटें आए तो मोदी जी के नाम क्या है? कोई सरकार ने कोई बड़ा कोई चुनावी काम तो किया नहीं है देश आपके पास तो गुजरात में चेहरा भी नहीं है, जो थे वो भी बीजेपी में आ गए। मैं फिर उसी बीजेपी ने बात पे टिकट आता दे हूं। दिया। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि चेहरे की बात क्यों कर रहे हो, मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में हमें मुद्दे की तरफ जाना चाहिए। अब सिर्फ चेहरा लेके, अब जिस तरह जैसी भी सरकार चले कोई बात नहीं, ये चेहरा है, लेकिन इस चेहरे की राजनीति, या मैं समझता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस जैसी चुनावी जनता चेहरा ढूंढ रही है। आप लोगों ने गुजरात में जो चुनावी वादे किए हैं वैसे ही वादे मैंने पूरा डिटेल पढ़ा, आपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी किया था। 403 विधानसभा सीटों में से 2 आपको मिलती हैं, वैसे ही वादे आप गुजरात में लेकर आए हैं। वादों की वजह से सीटें कम ज्यादा नहीं होती, तो कुछ यूपी में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें शायद और लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय जनतंत्र में चुनाव मुद्दों पे हो, लोगों के मुद्दे में हो, लोगों की रोजी रोटी के मुद्दे में हो, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। मुद्दे के लिए तो मजबूत चेहरा चाहिए होगा ना गुजरात में। मुद्दे अपनी आपका कौन चेहरा है? देखिए, चेहरे की बात, कोई भी एक चेहरा भाजपा, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को यहां की जनता वोट करने के लिए। भाजपा इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल फॉर्म चुनाव जैसे कराना चाहती है। हमारे पास ये चेहरा है, आपके पास चेहरा कौन सा है, देश में कौन सा चेहरा है? और देश की बात अगर 1 मिनट करें कि 2024 के चुनाव में मैं समझता हूं कि भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। अगर सारे विपक्ष, जो सब विचारी विपक्ष है, वो सब इकट्ठे हो जाए तो भाजपा को हराना मुश्किल है। लेकिन मोदी जी को अगर बचना है तो उनको कई सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़े करने पड़ेगा अपने खिलाफ। 5-7 कैंडिडेट खड़े होने के, कोई पंजाब बंगाल से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, और फिर अपने आप इनके वोटों का बंटवारा हो जाएगा, जीत जाएंगे। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी तो कोई वोटों का बंटवारा करने के लिए ही आई है, तो उसको कौन समर्थन दे रहा है, वो किसकी बी टीम है, सब जनता जानती है। देखिए, ये चुनाव
कोई भी कुछ कहे, ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी। उधर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस को कमजोर मत समझिए, ग्राउंड लेवल पर डोर टू डोर वो कैंपेन कर रही है, तो मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का यही उल्टा आरोप आपके ऊपर है। नहीं देखिए, अब ये तो आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है। जनतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। पंजाब में वो जीते हैं, कुछ हमारी गलतियां हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा जो विश्लेषण है, गुजरात में जो लड़ाई है, जो इलेक्शन है, वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और पृथ्वीराज जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपने कई बार इस बात को भी स्वीकार किया कि गलतियां हैं, उसको दुरुस्त किया जा रहा है, वो दुरुस्त जमीन पर नजर क्यों नहीं आता है? उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, जितने भी राज्य आप ले लें, अगर 2 छत्तीसगढ़, राजस्थान छोड़ दे तो हर जगह आपका तकरीबन सूपड़ा साफ है, या फिर आप छोटे दलों के पीछे पिछलग्गू बनकर खड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि इसको करना क्या है। देखिए, और गुजरात जैसे राज्य में जहां पर 27 सालों से एक ही दल की सरकार है, वहां पर अरविंद केजरीवाल आकर बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों की यहां पर मौजूदगी उस तरह से दर्ज ही नहीं हो रही है। कोशिश करने में कोई गलती नहीं है। अरविंद केजरीवाल करे, चाहे ममता जी ने गोवा में कोशिश की थी, कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन देश की जनता चाहती है कि राजनीति 2 विचारों के बीच में, 2 प्रमुख दलों के बीच में, जैसे कि विदेशों में, इंग्लैंड अमेरिका में जिस तरह की राजनीति चलती, उस तरह से हम जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी एकदम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि छोटे दल को लोगों ने पीछे छोड़ दिया है और 2 विचारों के बीच में लड़ाई हुई है। गुजरात में ऐसी होती आ रही है, अभी भी वैसी ही रहेगी। लेकिन हमारी कोशिश है, जो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, कि ये लड़ाई मुद्दों पे हो, लोगों के मुद्दे पे हो, ना कि कोई भड़काऊ चीजों में एन वक्त पे कोई ऐसा मुद्दा आ जाए कि जिससे लोग स्वे कर। गुजरात में भी कौन सा भड़काऊ मुद्दा है? अभी नहीं है, लेकिन वो ले आएंगे कुछ ना कुछ। अभी बीजेपी के खिलाफ है, जो हादसे हुए हैं, जिस तरह से कोविड का हैंडलिंग हुआ है, जो बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे हैं, तो वो बीजेपी के खिलाफ मुद्दे जा रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए कुछ और, वो जैसे फेस की बात करते हैं, ये चेहरे की बात करते हैं, आपके नेताओं की बात करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव हमारी कांग्रेस पार्टी लड़े, अंततोगत्वा गुजरात की आम जनता लड़े। अगर वो स्वीकार करते कि जिस तरह से गुजरात की सरकार ने गुजरात राज्य का प्रशासन किया है वो ठीक है, तो शायद उनको वोट करेंगे। लेकिन क्योंकि नहीं है, वो सही नहीं था, इसीलिए हम एक पर्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जितने भी बड़े या फिर युवा चेहरे हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन था। हार्दिक पटेल 2016 के पाटीदार आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका थी, और 17 में यकीनन कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिला था जब आप लोगों ने 77 सीटें जीती थी। माना जा रहा था कि पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं, लेकिन हार्दिक पटेल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद वो चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। तो जब ऐसे युवा चेहरों को कांग्रेस पार्टी अपने साथ जोड़कर नहीं रख पा रही है, तो वो यहां की जनता को भरोसा कैसे दे पाएगी? नहीं, इसके कई कारण है। अब जैसे आपने हार्दिक पटेल जी की बात की, देखिए एक पाटीदार आंदोलन अपनी जगह है, उसका नेतृत्व उस समय करने वाले हार्दिक पटेल थे, उनके साथ कई और नेता थे। क्या उस आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए, वो सारे के सारे लोग हार्दिक पटेल जी के साथ बीजेपी में गए? मैं नहीं मानता ऐसे। जमीनी हालत कुछ और है। कई युवा नेता गए, उनको कुछ पद मिले हैं, कुछ पद के लालच से वो गए हैं, कुछ और बातों से गए हैं। कोई बिल्कुल इंपेशेंट है कि उनको जल्दी से कुछ ना कुछ बड़ी चीज चाहिए, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस के अपने जो मुद्दे हैं, कांग्रेस नई लीडरशिप लाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी युवा चेहरों को लाने की कोशिश करें। कई लोग, कई प्रयोग यशस्वी होते, कहीं नहीं होते। कई लोगों को चुनते हैं, लेकिन वो शायद नहीं संभाल पाते। राहुल गांधी का अब तक गुजरात में नहीं आना, ये संयोग है या फिर कांग्रेस पार्टी कोई प्रयोग कर रही है? नहीं, देखिए वो आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे जरूर। वो एक अपना निर्धार करके भारत जोड़ो यात्रा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस देश में स्वतंत्रता के बाद में पहले गांधी जी ने किया था, लेकिन इतने बड़े पैमाने में नहीं था, कभी देश में नहीं हुआ है। और वो चाहते हैं, एक वो भी प्रयोग है कि देखिए जन आंदोलन बनाए हम, चुनाव अपनी जगह है, राजनीतिक पार्टी अपनी जगह है, लेकिन लोगों की अपनी भावनाएं, क्या लोग इस प्रक्रिया में नहीं शामिल? लेकिन 2017 के मुकाबले राहुल गांधी इस बार गुजरात में उस तरह का संघर्ष करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए वो आ रहे हैं, वो चुनाव करेंगे, लेकिन देखिए उन्होंने पहले कमिट किया अपने आप से, कांग्रेस पार्टी से और भारत की जनता से, कि वो एक भारत जोड़ो जैसे एक अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं, और वो पूरे सफलता से कर रहे हैं। मैं भी उस यात्रा में जुड़ा था, मैंने देखा है क्या आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में
इतना बड़ा प्रयोग 3,500 किलोमीटर चलने का प्रयोग किसी नेता ने किया है, किसी नागरिक ने किया है। एक अनोखा प्रयोग है, उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, अपनी जगह है। लेकिन रिजल्ट के मद्देनजर ही तो सारे प्रयोग होते हैं। नहीं, देखिए, ऐसे में गुजरात के इलेक्शन पर सभी की सारे, निगाह, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब गुजरात के इलेक्शन हो रहे थे, उसी समय हम सब ने देखा था कैसे राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी अध्यक्ष के रूप में की गई थी। देखिए, अलग अलग बातें। लेकिन 5 सालों के बाद वही राहुल गांधी जब गुजरात से नदारद रहते हैं, हिमाचल प्रदेश भी वो नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उस तरह का चुनावी कैंपेन राहुल गांधी की। आपका वो सबसे बड़ा चेहरा है, हर जगह आपके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन कहीं उनका नाम नहीं लिया जाता है। राहुल गांधी से शुरू, उन्हीं पर खत्म, लेकिन उसके बावजूद चुनावी राज्यों से वो गायब रहते हैं। नहीं, देखिए, बात है कि जैसे मैंने कहा कि समझना मुश्किल है शायद कि हम किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राहुल आएंगे, जरूर आएंगे, गुजरात आएंगे, वो कई सभाएं संबोधित करेंगे, लेकिन अपनी यात्रा नहीं छोड़ रहे। वो यात्रा में जो हर हफ्ते एक ब्रेक होता है, उसी दिन वो बाहर आके चुनावी रैली संबोधित करेंगे। लेकिन हम कोशिश करें, एक एक्सपेरिमेंट है कि देखो, पार्टी लड़ रही है चुनाव, प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव, जनता को हम लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ये मकसद है कि पूरी देश की जनता एक आंदोलन में जुट जाए और जिसमें सत्ता परिवर्तन हो, और लोग जनतंत्र को बचाने का वो आंदोलन है, संविधान को बचाने का। देश की जनता को जोड़ते जोड़ते जो 77 सीटें आपको 17 में मिली थी, कहीं वो भी नीचे न चली हैं। हमारा पूरा आकलन है कि अब की बार सिर्फ 77 सीटों से ज्यादा आने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने ये गुजरात बनाया है। ठीक है, किस तरह का गुजरात बनाया, क्या बनाया, मैं जानता हूं। मैं यहाँ पे पहले भी एक बार प्रभारी था, आप जानते हैं 2004 में मैं लोकसभा चुनाव में प्रभारी था। उस समय भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हमारी उस समय कांग्रेस की 5 सीटें थी लोकसभा की। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी, हमारी 12 सीटें आई, 7 सीटें जो बढ़ी थी उससे हमारी 2004 की सरकार बनी थी। ठीक है, विपक्ष हमेशा कहता है कि आपका तो 0 होगा, आपकी एक भी सीट नहीं आएगी, आपका तो ब्लैंक होगा, हमारे सब कोई, कहने में क्या जाता है, कहिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से गुजरात में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी, चाहे ऊपर से देखिए कि कुछ कमियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विचार मजबूत है, जिंदा है। गुजरात ऐसे एक राज्य है जिसमें कांग्रेस पार्टी जिंदा है। आप कई बार देखिए, ग्रामीण इलाकों में देखिए, स्थानीय इकाइयों के चुनाव में देखिए, अच्छा प्रदर्शन रहा है। कई गलतियां होती कई बार, तो पिछली बार हम जीते हार गए, हमें तो उम्मीद थी पूरी कि हम जीतेंगे। उन गलतियों में सुधार कितना हुआ है ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आ जाती हूं, आपने प्रधानमंत्री की बात की, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने की बातें आप लोगों की ओर से की गई हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नरेंद्र मोदी का नाम हटाकर सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया जाएगा। इससे जीत मिलेगी क्या? और बीजेपी कहती है कि सरदार पटेल का नाम कांग्रेस किस मुंह से लेती है? उसने तो हमेशा कोशिश की है सरदार पटेल की विरासत को खत्म करने की। देखिए, सरदार पटेल है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, वो आरएसएस के नेता नहीं थे। उन्होंने आरएसएस को बैन कराया था जब गांधी मर्डर हुआ था। ये सरदार पटेल की भूमिका है। सरदार पटेल की भूमिका पे हमको अभिमान है, पूरी देश की जनता को अभिमान है, गुजरात की जनता को अभिमान है, कांग्रेस पार्टी को अभिमान है। ये कहना गलत है कि सरदार पटेल का उपयोग नहीं किया गया। गृह मंत्री अमित शाह पूछते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता वहां पर नहीं गया, जबकि आप लोगों ने जितनी भी मूर्तियां बनाई, अलग अलग वक्त पर जब भी जरूरत पड़ती है वहां पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम या फिर माला पहनाने का काम तमाम पूर्ववर्ती नेताओं का बीजेपी के नेता करते हैं। लेकिन आप लोगों को चिढ़ है सरदार पटेल के नाम। बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली में जरूर होता है कि दिल्ली में सब लोग रहते हैं, देखिए सरदार पटेल हर एक कांग्रेस के और हर एक भारतीय के दिल में है। मूर्ति लगाने के दिखाने से कुछ होता नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी अपने वोट की राजनीति के लिए करें, जरूर करें, लेकिन जो स्टेडियम के नाम बदलने की बात है, हम नाम नहीं बदल रहे हैं, हम जो पुराना नाम था उसको वापस लाएंगे। वो तो कह रहे हैं पूरे हिस्से का नाम सरदार पटेल ही है। सरदार पटेल स्टेडियम सिर्फ एक छोटे से हिस्से का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में कोई भी राजनेता अपने आप सत्ता में होते हुए अपने नाम से कोई चीजें बनाए। हाँ, हिटलर ने बनाई थी, गद्दाफी ने बनाई थी, कुछ ऐसे लोग हैं देश में जिन्होंने अपने जीते जी जब सत्ता में थे, तानाशाह थे, उन्होंने अपने नाम से बड़े बड़े स्टेडियम बनाए थे। उसी दौर में ये स्टेडियम बना है। ठीक है, आप प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं उनसे? नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कुछ बड़े बड़े तानाशाह ने इस तरह के स्टेडियम बनाए थे। हिटलर का एग्जाम्पल है। अब वो तो इतिहास है ना, मैं कोई ये थोड़ी दे रहा हूं, मैं तुलना थोड़ी किसी की कर रहा हूं।
अब उसी तरह से आपने एक परंपरा होती है। कांग्रेस पार्टी ने कई हमारे नेताओं पे, जवाहरलाल जी हो या इंदिरा जी, उनके नाम से कई चीजें हमने रखी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उनके जीवित रहते से उन्होंने अपने आप कोई अपना स्टेडियम बनाया हुआ। जब भी इस तरह की बात आती है तो बीजेपी के लोग पलटकर फिर आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उठाकर देख लीजिए, भारत रत्न अपनी ही पार्टी में रहते हुए खुद को ही दिलाने का काम कर दिया था। तो इस तरह के आरोप तो आप पे भी लगते हैं, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए एक बार फिर से लौटते हैं हम। यहां पर नरेंद्र मोदी हैं, यहां पर अमित शाह हैं। दिवाली के बाद से लगातार उनका चुनावी कैंपेन जारी है, अलग अलग हिस्सों में प्रचार प्रसार बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। कांग्रेस जब गायब दिखती है एक तरीके से, आप कह रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर वो जारी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का आक्रामक प्रचार है, और वो भी अपनी तुलना आपसे नहीं करवाना चाहती है। वो कहती है मेरी तुलना तो सीधे बीजेपी से है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं मुकाबले में। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप को एक नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनाना चाहती है। हाँ, वो 2 राज्यों में सरकार में है, हम भी 2 राज्यों में सरकार में हैं, तो उनकी कोशिश है कि कांग्रेस को पीछे धकेले। उनकी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, उनकी लड़ाई प्रमुख विपक्ष होने से है, ताकि वो अगले कुछ दिनों की राजनीति करे। आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर भी खुला मैदान क्यों छोड़ दिया है फिर आम आदमी पार्टी? कोशिश करने की अपनी, हर एक पार्टी अपनी कोशिश तो करेगी। मैं कोई अरविंद केजरीवाल जी का हाथ थोड़ी पकड़ूंगा, उनको जिस तरह की राजनीति करनी है वो जरूर करेंगे, हम अपनी करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही पहुंचाते। देखिए, यूपी में बीजेपी की सरकार थी, वो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन पंजाब जहां पर आपकी सरकार रहती है वहां पर क्लीन स्वीप कर लेती है आम आदमी पार्टी। पंजाब में कुछ हमारी गलतियां हुई और एक एंटी इनकम्बेंसी का भी वातावरण। दिल्ली में भी आपको ही हटाकर ऐसा कब्जा किया कि मतलब बने हुए हैं उस पर। ठीक है, 2 राज्यों में जीते जरूर है, लेकिन उनकी भूमिका बाकी जहां भी चुनाव लड़ते हैं वो वोट काटने वाली भूमिका रहती है। और वो हम तो उनको बीजेपी की बी टीम मानते हैं कि वहां वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को हटाकर वो एक प्रमुख विपक्ष बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। उन्होंने तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी दे दिया है गुजरात में। ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो और जगह भी दिया था, उससे क्या हुआ? फायदे में नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी। नहीं, गुजरात में कितना नुकसान करेगी वो कांग्रेस को? देखिए, हो सकता है जो भी वोट मिलेंगी, क्या वो बीजेपी के वोट काटेंगे या कांग्रेस के वोट काटेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब भी आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी ऐसी एकदम खड़ी हो जाती आके, उसका एक ही मकसद होता है कि वोट कांग्रेस के कम करें, विपक्ष के वोटों का बंटवारा करें, और हम कोशिश करें कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो। असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर गुजरात के इलेक्शन में, क्योंकि हम सब ने देखा बिहार में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को किस तरह से हार का सामना करना पड़ता है। वो वोट भी काटते हैं, वो सीटें भी जीतते हैं। वैसे ही अगर गुजरात की हम बात करें, क्योंकि अब तक यहां पर 60% से ज्यादा जो मुस्लिम वोट रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी मैदान में उतर जाने के बाद क्या उसमें भी बंटवारा आप देख रहे हैं और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? मैं नहीं सोच रहा हूं कि, मैं फिर से आना चाहता हूं कि चुनाव मुद्दों पे होगा। चुनाव भाजपा के पिछले 5 साल के कार्यकाल में होगा, जिस तरह से भाजपा असफल रही है हर एक मुद्दों में, उस पे चुनाव होगा। अब हाँ, कैंडिडेट का महत्व होता है, कैंडिडेट कैंपेन कैसे करता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम इस चुनाव को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जो मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। कौन से मुद्दे रहेंगे? अब मुद्दे देखिए, जो फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर लीजिए कि जिस तरह से कोविड का हैंडलिंग हुआ, जितने लोग मरे, क्या कोई कॉम्पेंसेशन की बात कर रहा है, कोई नौकरियों की बात कर रहा है? आप देखिए, जो मोरबी जैसी दुर्घटना घटी, जो मैं उसको मानता हूँ एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का, किस तरह से टेंडर दिए गए, किसको दिए गए, किसको अनुभव था। मुनाफा मनाने के लिए आप लगातार प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, चाहे स्कूलों का हो, स्कूल बंद करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नए हॉस्पिटल कोई खोल नहीं रहे हैं, जनता की जरूरतों को ध्यान में नहीं रख रहे। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लेंगे। हमने जो अपने घोषणा पत्र में बातें कही है, इन बातों को हटा के हम लोगों को डायरेक्ट मदद देने की कोशिश करेंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कर रहे हैं गुजरात करिए, वो बिल्कुल। देखो, लोगों को चुनाव जीतने के लिए उनके पास या तो बालाकोट जैसी घटना कोई होगी, या कोई पीओके में कोई शायद लोकसभा चुनाव के टाइम कुछ होगा, कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे, कुछ और मंदिर बनाने की बात करेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात हो रही है उसमें कुछ बदलाव कर देंगे। तो ये भावनात्मक मुद्दों के सिवा बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। भावनात्मक मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। 2002 के बाद
अगर हम देखें तो बीजेपी की सीटें थोड़ी थोड़ी कम हुई हैं और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में अगर एक आंकड़ा आप देना चाहें कि इस बार कांग्रेस पार्टी 182 में से कितनी सीटें लेकर आने देखिए, वाली मैं है आंकड़ा तो नहीं, ज्योतिषी तो नहीं, मैं आंकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम सत्ता बनाएं। और हम समझते हैं कि 27 साल के बाद लोग उब गए, तंग आ चुके हैं। अब भाजपा में कोई और नई चीज वो देख नहीं रहे हैं और खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार फेल हुई है। जिस तरह से बंगाल में ज्योति बसु जी का बहुत दिन तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, लेकिन वो बदल गई, वो भी लोग फिर तंग आ गए, उन्होंने बदल दिया। उसी तरह से समय आ गया कि गुजरात में सत्ता परिवर्तन होगा। कांग्रेस ने गुजरात को बनाया। अब मोदी जी कहते हैं मैंने गुजरात को बनाया, लेकिन गुजरात की नींव तो कांग्रेस ने डाली थी जब भी बना था गुजरात। तो ये ठीक है, चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन क्या जो लगातार यहाँ पे जो प्रचार हो रहा है, मुख्यमंत्री सब अपना काम छोड़ के, उदाहरण देना चाहता हूं, अभी इजिप्ट में, मिस्र में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो साल में एक बार होती है। बहुत ही अहम, हमारे दुनिया के सामने सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो वातावरण परिवर्तन का है, क्लाइमेट चेंज का है। उसकी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, मोदी जी हमेशा जाते रहे वहां पे, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आज भी पोल्यूटेंट्स में भारत तीसरे क्रमांक का पोल्यूटेंट है। लोग भारत की तरफ देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। भारत को पैसे चाहिए, जो लोगों को, जो नई टेक्नोलॉजी के मिलने वाले। आप गए नहीं, आपको चुनाव का प्रचार करना है, आप डरे हुए हैं कि गुजरात में शायद सरकार ना चली जाए। अभी भी तो गुजरात में इलेक्शन है, लेकिन मोदी जी बाहर हैं। हाँ नहीं, अब तो ठीक है, अब इसमें गए, लेकिन उस पर नहीं गए। हाँ, G20 का 2 दिन के लिए गए, ठीक है, लेकिन COP27 जो हुआ है वहां नहीं गए। ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल, गुजरात की पृथ्वी पर कांग्रेस का राज आएगा, विश्वास है? बिल्कुल पूरा विश्वास है, इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पे, अभी भी कुछ हमारे और सीनियर सहकारियों को भी यहाँ पे भेजा है। मैं कल ही आया हूँ अहमदाबाद, और कोशिश करेंगे कि पहले से लोग काम कर रहे हैं, और जो शीर्ष नेताओं की आपने बात की, सबकी सभाएं होंगी, सब प्रचार करेंगे यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ पंचायत आज तक के इस मंच पर जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।